अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन करंट पाकिस्तान है कि मैं अमेरिका पे भी बात नहीं करूँगा कि उनका फैसला डिसीजन जो है कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप का एडजॉर्न हो गया है टिल इलेक्शन, कि आफ्टर इलेक्शन बल्कि कहना चाहिए। यहाँ सूरत हाल बहुत गंभीर कहनी चाहिए। हम यकीनन कल के जलसे में बात करेंगे जिस पर पीटीआई, इमरान खान सब बैंक कर रहे हैं कि शायद बांग्लादेश बन जाए और कोई बड़ी तब्दीली आ जाए, मगर रियासत ऐसा होने नहीं देगी क्योंकि रियासत कमज़ोर नहीं हुई है। विद इन inside security to control the settled area, cities around. I'm not talking about the north area and Balochistan, things like that. तो वो बहुत अहम है कि वहाँ क्या होने जा रहा है। फिर खबरें ये हैं कि फाइनली तय हो गया है कि खासब को और फैज़ हमीद को जोड़कर बगावत साबित करके कि फौज को बहकाने और उसको उकसाने अपने रजीम के, अपनी कहना चाहिए कि कमांड के खिलाफ, और इसकी सज़ा मौत हो सकती है। देखें, अगर कहीं तय हो गया है, ये तो रोज़ हम कम से कम मैं बात करता हूँ कि रियासत जिसे कहते हैं जो 77 साल से माइट है सबसे बड़ी, जो कंट्रोल करती है, जो लाती है, उतारती है, चढ़ाती है, भगाती है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर बात जेन्युइन है कि जब आप उसके कंधे पे बैठ कर आते हैं, नाराज़ तो हो सकते हैं, गुफ्तगू तो कर सकते हैं, अपने बयानात भी दे सकते हैं, मगर चढ़ाई नहीं कर सकते। और मैं ऐसे मोरलिटी भी नहीं समझता कि जब आपको वो कंधे पे लाएँ तो आप एक पेज पे हैं, आप अपने मुखालफिन को ख़त्म कर देना चाहते हो, और जब वो आपको उतार दें तो आप इनकलाब की बातें शुरू कर दें, आप तबाह करने के इदारे की बातें शुरू कर दें। कहना रब भूल रही। तो बहरहाल हम एक एक करके सब पे बात करेंगे, मगर इससे पहले जो मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट तरीन बात है, लेकिन मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि रियासत का स्ट्रक्चर बिखर गया है और रोज़ उसके जिंदा सबूत मिलते हैं और ऐसे ऐसे खौफनाक मिलते हैं कि समझ में नहीं आता। ये बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ, अगवा, मुलाजमीन को मारना, ये तो एक रूटीन हो गया ना, तेज़ाब फेंकना, रोज़ एक आध वाक़या सुनने को मिलता है। और फिर खुशहाली तरक्की की बातों के साथ आप ये देखें कि आज ही एक रिपोर्ट आई कि जो यूरोप की सराउंडिंग में कश्तियों से जाते हैं, जो 10 टॉप मुल्क हैं उनमें से पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, और एक बहुत बड़ा नंबर, मोर देन 15-20% जो है ना, जो उतरते हैं लोग उसमें से पाकिस्तानी होते हैं, और जो अक्सरियत में मारे भी जाते हैं। और फिर उनको पॉलिटिकल असाइलम मिलने का, जो पॉलिटिकल असाइलम मिलने का रेशियो है 2021 में बतानिए वो 15% है। मोस्टली ये डिक्लाइन हो जाते हैं। फिर 50,000 के करीब रोज़ाना पासपोर्ट बनने के लिए आ रहे हैं, मगर रियासत की कैपेसिटी 20 से 22,000 है। और कहा यह जा रहा है कि जी माशी स्टेबिलिटी आ रही है। हो सकता है कहीं आ रही हो, शरह सूद भी कम हो जाए, मगर ये देखना पड़ेगा कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, लोग रियासत के हालात से। अच्छा, फिर नज़र आ रहा है कि कल और परसों में 2 दिन जो मीडिया पे होता रहा, वो जाहिर करता है कि रियासत कहीं पैनिक हो गई है, बहुत खौफनाक अंदाज में पैनिक हो गई है हुकूमत और रियासत दोनों। मैं इस पर बहुत बात नहीं करूँगा कि लोग इसे नेगेटिव ले जाएंगे, हालांकि मैं मोहब्बत में कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें बयान करने की रूल्स नहीं होती हैं और जिसमें पूरी सच्चाई भी ना हो, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है और लोग पढ़ते लिखते भी हैं। ठीक है कि खित्ते में सबसे कम हमारा एजुकेशन रेट है कि 52%, और 52 में भी जो साइन कर लेते हैं वो भी शामिल है। तो रियासत मुझे पैनिक नज़र आती है और जल्दबाजी में जो फैसले होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। देखें, एक तो सबसे दुख भरी खबर ये थी जो साने कारसाज जिसे कहते हैं कि जिस लड़की ने, अम्मी उमरा की बेटी ने 2 बाप बेटियों को मार डाला ISP के, जो साबित हो गया कि टेस्ट में आ गया। कल उनके वर्षा से सुलह हो गई, पैसे लग गए। रियासत ऐसी होती है कि गरीब जो है वो
शाहरुख जतोई किसी को मारते हैं तब सुलह हो जाएगी, और नताशा किसी को मार डाले आइस पी के तब भी सुलह हो जाएगी, क्योंकि पैसा बोलता है। गरीब के लिए, अमीर के लिए इस मुल्क में आइन, कानून, इंसाफ, मेरिट सब जो है वो अमीरों के लिए है, क्योंकि उनके पास दौलत है अदालत में जाने की। और गरीब के साथ हो जाए तो फिर दौलत लग जाती है और कानून, आइन, इंसाफ सारा उम्रा के हक में चला जाता है। ये दो पाकिस्तान कैसे चल सकते हैं और कितनी देर चल सकते हैं? लोग लाख कहें कि दुनिया में बहुत से मुल्क चल रहे हैं। कल हुसैन हक्कानी ने कहा, इंटरव्यू आपने देखा, उन्होंने कहा ना कि जो चैलेंजेस को अगर आप एड्रेस ना करें तो चैलेंजेस आपको खा जाते हैं। इसी तरीके से कि आपने सुना होगा कि हाईवे पे पिंडी से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जाने हुए 4 लोगों ने खाना खाया और चारों मर गए सर्विस एरिया में। ऐसा किसी रूटीन रियासत में होता है? मतलब कि कोई रेगुलेटरी नहीं है इस मुल्क में। फिर शुगर का रेट मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि रेस्टोरेंट्स की बदौलत 31.6% हो चुका है, और अगले 5 साल में 50% से ज़्यादा सिर्फ शुगर होगी। अगर मरीजों की तादाद जमा करके देखें ना तो अब 50% नहीं 70% सिर्फ इस मुल्क में बीमार रहते हैं। अब फिर मंकी पॉक्स भी है और कांगू वायरस भी है और पता नहीं क्या क्या है, पोलियो के टीके लगाने को तैयार नहीं। जहालत है ना, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई तो बताए। फिर कल एक और सानिया हो गया पिंडी में, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, कि किसी रेस्टोरेंट में 2 भाइयों ने खाना खाया, वो मर गए, सगे 2 भाई मर गए। कभी गौर करे कि अपने घर से एक लाश उठती है तो कैसा कोहराम पड़ता है। उस पूरे घर के लोगों की जिंदगी सारी उम्र के लिए एक मालूली का शिकार हो जाती है, सोचों में गुम गुजर जाते हैं रात में। और यहाँ रोज कहीं 4 लोग घर में औरतें मार दी जाती हैं अकेली अगर रह रही है, कहीं तेजाब फेंक दिया जाता है, कहीं बच्चे उठा लिए जाते हैं। व्हाट्सएप देखें तो ऐसा भयानक चेहरा नजर आता है रियासत का कि खौफ से बुरी हालत हो जाती है। फिर रियासत नेशनल मीडिया पे ये कह रही है कि ना सब अच्छा अच्छा दिखाना है। ये हाइब्रिड निज़ाम जिसमें टसूरी जैसे लोग लाइव 10-10 मिनट तक आते हैं सिर्फ तारीफों के पुल बांधने के लिए, और जो अपनी सियासत को लफाजी पर, एग्जुरेशन पर और तारीफों के पुल बांधने पे किसी के वक्त गुजार कर अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हो, आप समझते हैं कि रियासत आगे बढ़ सकती है और इस तरह के सियासतदान इस मुल्क को आगे ले चल सकते हैं? वो ठीक है, हुसैन हक्कानी जैसे लोग कहें कि यहाँ कौमी हुकूमत भी नहीं बन सकती, कि उसके लिए तमाम इदारों में, तमाम सियासी पार्टियों में, तमाम हल्कों में, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में एक कंसेंसस होना चाहिए। वो भी नहीं है तो कहाँ जाएंगे आखिर? कब तक? क्या हम ये समझ लें कि चैलेंजेस हमें निगल जाएंगे? इस सूरत हाल में सिचुएशन बहुत ख़राब है। खुदा के लिए सब मिल के सोचिए। एक तरफ बिजली के रिलीफ की बात की जाती है, उस पर अरबों रुपए के इश्तहार लुटा दिए जाते हैं, फिर 3 दिन के बाद और पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, ₹1.75 फी यूनिट, फिर 51 अरब रुपए फिर कौम पे लाद दिए गए। मतलब ये कौन सी रियासत है कि आप एक लॉलीपॉप देते हैं, दूसरा छीन लेते हैं, और फिर एक थमा देते हैं, फिर तीसरा छीन लेते हैं? ऐसे नहीं चल सकता। कहीं तो रुकना होगा, इसका कोई सोल्यूशन तो होगा। कौमें आप ये देखें कि वो गवर्नर सिंध तकरीर करता है कि नशे वो फराज आते रहते हैं, वी डोंट केयर, हम निपट लेंगे, क्योंकि उसका मतमई नजर ये है ही नहीं कि ये दुरुस्त हो। उसे तो पैसे बनाने हैं, और पूरे कराची को पता है वो कैसे पैसे बना रहा है, पूरी एमकेएम को पता है। लाख खालिद मकबूल सिद्दीकी कहें कि हमने अपनी जवानियां गुजार दी, तबाह कर दी इस कराची के लिए, कराची के लोगों के लिए, और अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ना होता तो बहुत पहले जुड़ जाते। मगर क्या वो ज़मीर पर अपने हाथ रख के अपने सीने पे कह सकते हैं कि वो टसोरी से मुतमईन है, खुश है? तो एक टसोरी नहीं है, यहाँ हज़ारों टसोरी पैदा हो चुके हैं, और पैदा करने वाले पता नहीं किस ख्वाबो ख्याल में रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लोग बातें क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से लोग परेशान हैं। सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि कहीं भाग जाएं। देखें, आपको 50 बार बताया मैंने कि खान साहब को नहीं बख्शा जाएगा। फिर खान साहब अपना हौसला साफ हारते हुए भी नजर आते हैं। अब जिस तरीके से वो कल नैब के अफसर पे चढ़ाई की और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया कि मैं बाहर निकलते ही तुम्हें नहीं छोड़ूंगा,
میری بیوی تمہاری وجہ ایک تو میسیج یہ دیا کہ وہ اپنی بیوی سے بالکل جڑے ہوئے ہیں, علیمہ خان جو بھی کہتی رہیں, اور جو علیمہ خان کے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہیں. اور یہ جو گروپ پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کے خلاف ہے, وہ علیمہ خان سے جڑا ہوا ہے. جاننے والوں کو یہ خوب پتہ ہے. میں ان کے ڈانڈے امریکہ تک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دیکھتا ہوں. تو خان صاحب کی یہ دھمکیاں اور اس سے پہلے بھی دے چکے ہیں, اور خان صاحب کا بار بار کہنا کہ میں کھڑا ہوں, جیسے میں نے کہا نا کہ کل اور آج ریاست پینک نظر آئی. ایک چیز کو ریپیٹ کرنا, بار بار اس کو یوریٹ کرنا, بڑا کر کے دکھانا, وہ میں بہت سی باتیں نہیں کہہ پاؤں گا. آپ لوگ خود سمجھیں کہ کل اور آج میں کیا پینک تھا, یا خان صاحب کیوں پینک نظر آتے ہیں. پھر جلسے پہ ایک جلسے پہ بینک کرنا, اس کو اتنا ہائپ دینا, اتنا دینا کہ جب وہ گرے تو بھر کر بالکل گڑھے میں چلا جائے. مجھے یقین ہے کہ کل کا جلسہ نہیں ہوگا, اللہ کرے ہو, مگر جس طرح بتا رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ آ جائیں گے. ریاست نے ابھی سے کنٹینر لگانے شروع کر دیے ہیں, پورا شہر پھر سیج ہو گیا ہے, وہ سٹی انڈر سیج ہے. ایک ملک جو اکنامیکل کرائسس کا شکار ہو, اگر اس کے اندرون ملک یہ حالات ہو کہ اس کا کیپٹل بند پڑا ہو, مسلسل بند پڑا ہو, وہاں آپ اکانومی کو آگے بڑھتا دیکھتے ہیں. پھر ایک پارٹی دھمکیاں دے رہی ہو اور خبریں پھیلا رہی ہو کہ بنگلہ دیش کی طرح چارج ہو چکے ہیں طلبہ اور وہ نکلنے کو بے قرار ہے. کل پی ٹی آئی کا ڈی ڈے ہے, یہ سمجھیے گا, مکمل طور پہ ڈی ڈے. اس سے کوئی کل فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیں میرا خیال یہ ہے, پی ٹی آئی کی سیکنڈ لیئر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. شاہ محمود قریشی لاکھ کہیں عدالت میں کہ میں نائب کپتان ہوں عمران خان کا, بانی ہے پی ٹی آئی کا, اور مجھے غلط پھنسایا گیا. وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کو نظر بھی آتا ہے, بہت سی چیزیں کہ ایک بندہ کہیں موجود ہی نہیں ہے اس کا نام بھی آ جائے, مگر انہیں توڑنا ہے اور وہ ٹوٹ جائیں گے. انہوں نے ساری عمر عیاشی میں گزاری ہے پشتوں سے. یہ لوگ بڑی تکلیفیں نہیں سہ سکتے. جنہوں نے ساری عمر سہولیات و مراعات اور فیسلٹیز انجوائے کی ہوں اور اپوزیشن میں رہے ہوں, حکومت میں رہے ہوں, ایک جیسا پروٹوکول اسٹیٹس رہا ہو, وہ ایک بڑی تکلیف کو نہیں سہ سکتے. باقی قیادت آپ کے سامنے درجنوں گروپ بن چکے ہیں. 6-7 تو گروپ بالکل واضح ہے نا, اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے. تو جب خان صاحب کا آرمی ٹرائل ہوگا جو ہونے جا رہا ہے, جو آئی ایس پی آر کے اسپوکس پرسن کی گفتگو سے بھی صاف لگتا ہے کہ جو فیض حمید کے ساتھ جڑا ہوا نکلے گا نہیں معاف کیا جائے گا. پھر نئی خبریں آ گئی ہیں کہ جی سازش کے ثبوت مل گئے کہ 9 مئی کو لیڈ کس نے کیا, تھاٹ کس کا تھا, اور برین اسٹارمنگ کس نے کی, کس نے برین واش کیا, کون سجیسٹ کر رہا تھا, کون ایڈوائز دے رہا تھا, کون انٹیلیجنس دے رہا تھا, اور کیا پلان تھا کہ جب حملہ ہوگا تو بغاوت ہو جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو, میرے بہت سے دوستوں کو 7 جون 2023 کو میں نے اسی ناردرن ایریا سے بیٹھ کر, مری کے راؤنڈ سے بیٹھ کر نرسیا گری کے ایک آرٹیکل لکھا تھا, بتایا تھا کہ خان صاحب کو یقین دلایا گیا تھا کہ جب آپ کے لوگ وہاں پہنچیں گے, انسٹالیشن پہ حملے ہوں گے, تو وہاں موجود جو اہلکار ہوں گے وہ آپ کے لوگوں سے آ کر مل جائیں گے اور پھر اندر بغاوت ہو جائے گی. سب کچھ ویسے ہی اب دکھایا بتایا جا رہا ہے. اگر یہ سب سچ ہے اور یہ پروف ہو جاتا ہے اور لوگ وٹنسز بن جاتے ہیں, آئی وٹنس جو ہیں, جو وعدہ ماپ گواہ جنہیں کہتے ہیں, اور فیصلہ آ جاتا ہے, عدالتوں میں 23 جج آ جاتے ہیں, 3 سال کی لاکھ کہیں ایف آئی ریسا کہ وہ نہیں لینا چاہتے, مگر قانون بن جاتا ہے, انہیں خود حکومت دے دیتی ہے, تو وہ کیا کریں گے. اور شاید یہی ترکیب آزمائی جائے گی کہ انہیں خود دے دی جائے اور وہ کہیں دیکھیں جی مجھے تو دی, میں کیا کر سکتا ہوں. اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ صاف انکار کر دیں لینے سے, اور منصور شاہ کو کس طرح سے ایلیمنیٹ کریں گے, کس طرح ان کو واش آؤٹ کر دیں گے, کس طرح ان کو برابر کر دیں گے. یہ ساری چیزیں ابھی بڑی دیکھنے کی ہیں. اور پھر خان صاحب کا ٹرائل ہونے کے بعد سپریم کورٹ, ہائی کورٹ میں لایا جائے, اور وہاں سے جو خبریں بتائی جا رہی نا اس میں مجھے پھانسی ہوتی نظر آتی ہے خان صاحب کو اور فیض حمید کو. اور ایک بہت بڑا انتقام لینے کے لیے ایک آدمی کی قربانی دینا, جو کہ ابھی تک روایت نہیں ہے,
मगर जिस तरह से वाकयात हुए हैं, इस बात पे कन्वेंस हूं मैं कि जो वाकयात हुए हैं वो इतने खौफनाक थे, जो दुश्मन भी नहीं कर सका वो खान साहब और उनकी पार्टी ने किया। ये तो हमें आपको पता है ना, जिस तरह से बहुत सारे लोगों को खान साहब से मिलने के लिए प्रोटोकॉल दिया जाता है, ले जाया जाता है, वो आराम से घूम रहे हैं। मुराद सईद क्यों भागा हुआ है, या इस तरह के मियां असलम क्यों भागा हुआ है, या फिर ये बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं भागता, बैरिस्टर सैफ क्यों नहीं भागता, वो तो नॉन इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, एमकेएम का सेनेटर भी रहा है, या अफजल शेख मरवत क्यों नहीं पर्दे में चला जाता, और उमर अयूब क्यों नहीं चला जाता। ये सारे लोग मौजूद हैं ना, इनके नाम भी है ना, इन पे भी मुकदमे है ना। मतलब अगर आप अदालतों में जाएं तो 10 से 15 हजार तो सिर्फ पीटीआई के मुकदमात हैं। अदालतें मुकम्मल तौर पे वहां बिठी हैं। इससे अंदाज लगा लें कि रियासत कितनी ज्यादा कंसर्न है और किस हद तक जाना चाहती है कि पूरा निजाम सीज करके रख दिया है, और लिंगोरान भी कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ों में अभी तक चालान तक नहीं हुए हैं, बहुत से मुकदमात में तो गवाहियाँ नहीं। आज ही शाह महमूद कुरैशी चीखे ना कि ये क्यों नहीं मुकदमा चलाते, क्यों नहीं अदालतों में आके जिरा करते, क्यों नहीं हमारे खिलाफ मुकदमा साबित करते और हमें सजाएं देते। क्योंकि नहीं, उनका मतम नज़र कुछ और है। उनका मतम नज़र सिर्फ एक आदमी को या दो को, दूसरा तो है ही है। मगर जो पीटीआई से लोग हैं, जो मेरा जहन कहता है कि खान साहब को इबरत बनाने का फैसला कर लिया गया है और खान साहब का मुस्तकबिल तय हो चुका है। खान साहब को सजा दिलवाने में, राय हमवार करने में और इस्टेब्लिशमेंट को मौके का फ़ायदा उठाने में जो अहम किरदार है, वो इसराइल के अखबार से, इसराइल से आने वाली इस खबर को बड़ा दखल होगा। याद रखिएगा कि खान साहब अगर आज़ाद हो जाएं और वो इक़्तिदार में आ जाएं, उन्हें सियासत का हक मिल जाए, तो पाक इसराइल ताल्लुकात में वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और उनके दौर में जो पॉलिसियाँ थीं वो दुरुस्त सिमत में जा रही थी, मतलब इसराइल के हक में जा रही थी और इसराइल को किसी वक्त तस्लीम किया जा सकता था। और फिर साथ में ये कहना कि खान साहब का जुमायमा से अजदवाजी ताल्लुक रहना, कायम रहना, कोई ढका छुपा नहीं, वो कोई राज नहीं, और गोल्ड स्मिथ ताल्लुकात, ख़ानदान से उनके ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं। उनके बच्चे उनके घर में रहते हैं और वो मुहिम चलाते हैं खान साहब के लिए, और इस ताल्लुक को इसराइल अपने हक में साबित करने की कोशिश कर रहा है कि खान साहब हमारे काम आ सकते हैं। मैं तो इसे साजिश समझता हूँ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की और खान साहब के हिमायतियों को बर्जन करने के लिए। ये कोई, अब मुझे लग रहा है पहली बार, कि पहले मैं कहता था कि कोई इंटरनेशनल साजिश नहीं है, हमारा अपना किया जा रहा है, वो कि किया हम नहीं है, फाइटर दूसरों को हमने मौका दिया पहुंचाने का कि आप भी हमारे मामला से फ़ायदा उठा लें। तो ये इंतशार बढ़ाने की एक बड़ी साजिश लगती है। मैं नहीं समझता कि खान साहब जो भी फैसले करते थे अपनी हुकूमत में, वो जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद के कहने पर करते थे। एक इदारे की सपोर्ट के साथ आए थे, एक इदारे की जब सपोर्ट खत्म हो गई वो चले गए, एक दिन नहीं रुक सकते। और इस मुल्क में गुज़िश्ता 30-40 साल पे निगाह डाल के देख ले, खासकर लास्ट 5-7 ईयर पर, तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम नहीं हुआ, बढ़ा है। और क्या वो इसराइल को तस्लीम करना चाहती है? मैं तो नहीं समझ पाता, वो कि मैं तो इसे बुरा नहीं समझता कि हमसे वो बहुत दूर है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि उसने ब्रूटलिटी से 42-45 हज़ार लोग तकरीबन मार डाले और दुनिया देखते रही। मैं उसकी पहले भी मरम्मत करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, मगर उसके पूरे बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत होगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस खबर से खान साहब को कोई सियासी फ़ायदा नहीं, बड़ा और खौफनाक नुकसान पहुँच सकता है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर और इस मुल्क के सियासतदानों पर रहम करे, उन्हें सोच समझ दे, इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ दे कि अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुरू होती साफ नज़र आ रही है। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ खौफनाक रिजनमेंट है, तो उस रिजनमेंट में
खान साहब के हक में ये बयान आना, इतनी बड़ी खबरें छपना और बड़े पैमाने पे फैलाना, ये जाहिर करता है कि वो कहते हैं ना कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो खान साहब के साथ वही होता नजर आ रहा है। और पीटीआई का मुस्तकबिल देखें, इस सोसाइटी को आप सब समझते हैं, पीपल्स पार्टी को किस तरह से स्नब किया गया था, मगर उस वक्त के हालात, उस वक्त के वाक़यात, उस वक्त की ज़रूरियात बिल्कुल अलग थी। अब जो है, कल से आपको अंदाजा होगा, या तो ये पीटीआई खत्म होने जा रही है, टुकड़ों में बट जाएगी, या खान साहब के बगैर यही क़यादत इस पीटीआई को लेके चलती रहेगी। खान साहब का नॉमिनल सा नाम रह जाएगा और गाए बगाए जिक्र कर दे, क्योंकि रियासत को, हुकूमत को और यहाँ के जो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो एक बात को खूब समझते हैं, यहाँ लोग बाहर नहीं निकलते और कल ये तय हो जाएगा। आप इस बात को जहन के हर खाने में रखें कि कल ये सब कुछ तय हो जाएगा। आखिरी बात बस ये करूँगा कि रियासत अगर अपने मकासद, अपने मफादात, अपनी कंटिन्यूशन चाहती है तो जहन में रखे कि ये जो फेस पे चीज़ें हैं ना, कि कहीं कायदे आज़म साजिश बन जाते हैं और जालिम व मजलूम में सुलह हो जाती है, कि कत्ल ख़त्म हो जाते हैं दौलत की बेस पर, ये ज़्यादा अर्से नहीं चल सकता। जब तक रेगुलेटरी नहीं होगी, रियासत का बुनियादी स्ट्रक्चर वापस नहीं आएगा, ये शोरिशें बढ़ती रहेंगी। आज इमरान खान को दबा लें, तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान के साथ नहीं हैं। आप माने आप ना माने, वो आपसे नाराज हैं। इसके सबूत हैं। एक तरफ आप कहते हैं बलूचिस्तान मुकम्मल कंट्रोल में है, फिर साथ में आप ऐलान करते हैं कि बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट रात में नहीं चलेगी। अंदाजा है कितना खौफनाक फैसला है ये। किसी सेटल मॉडल रियासत में जहां अमन व अमान रियासत के कंट्रोल में हो, वहां रात को ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया है, मुसाफिर जा न सकते हो, रोज शोधा की खबरें आज हमारे इलाकों से आती हो, रोज करप्शन के केस सामने आते हो। ज्यादा देर नहीं चल सकता। आपको ये मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर टूट चुका है और ऐसे टूटे हुए स्ट्रक्चर में एक पीटीआई को दबा लेंगे, दो पीटीआई को दबा लेंगे, फिर कोई निकल आएगा, फिर कोई आपका गिरबान पकड़ लेगा। और ये मामलात इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत गौर से देखे जा रहे हैं। आपकी इकॉनमी ज़मीन पे लगी हुई है। आप लाख प्रोपेगेंडा करें कि महंगाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। जब बिजली का बिल बढ़ेगा तो जो अदा कर रहा है वो कहीं से पूरा करने की कोशिश करेगा। जब वो पूरा करने की कोशिश करेगा तो फिर महंगाई होगी और ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में महंगाई हो रही है। आपकी इकॉनमी टोटल 2 से 3 मुल्कों के दरमियान है। आप कहीं आगे बढ़ते नहीं नजर आ रहे हैं और आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो तेजी से और ख़त्म हो रही है। मंदिर कशी तो हो रही है ना कि जलसा होगा कि जलसा नहीं होगा, इमरान खान फांसी चढ़ेंगे, उम्र कैद होगी, आर्मी ट्रायल होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें क्योस फैलाती हैं और फिर जो हुकूमत में है वो आपकी तारीफें करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। वो सिर्फ रोज दावे करते हैं और ये वो दावे गुज़िश्ता 40 साल से करते आ रहे हैं। मैंने बच्चों को बाकायदा 18 साल के हंसते हुए देखा है। कोई यार ये तो जब भी आता है ऐसे ही बातें करता है, इसके बाद कोई चीज बचती है। आज के लिए जा दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।